जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो पिछली क्लासों में हम लोग पढ़े थे विश्व के वायुमंडलीय यानी कि वायुमंडल से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज का हमारा टॉपिक होगा तापमान। तो तापमान से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन के रूप में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में पूछा गया है। 1997 में क्वेश्चन यह पूछा गया है और हमारा क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। और इसके लिए कारण दिया हुआ है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। और नीचे हमारा उसका कोड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है ए सही है, आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको इनको डिस्कस करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, आपको बताना है। तो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की जो ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। जो सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वो लघु तरंगे सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे हम दीर्घ तरंग धरातलीय यानी कि पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो पार्थिव विकिरण कहते हैं। इसका मतलब है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से धरातल प्राप्त करता है, जो कि हमारा कथन नंबर ए सही लग रहा है। और आर है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों के परिणत होती है, जो कि ये भी सही है। और दोनों बात एक ही कह रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 1997 में, लेकिन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि। और उसके लिए हमारा 3 कथन दिया हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। और कथन 2 दिया हुआ है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। और कथन नंबर 3 दिया हुआ है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। कोड के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। और हमारा ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो जो वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर ही गर्म हो सकता है, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, जो कि 1 नंबर जो दिया हुआ है वह सही दिया हुआ है। और ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। जो ऊपरी वायुमंडल होती है उसमें आर्द्रता अधिक नहीं होती है, उसमें कम होती है। यानी कि जो कथन नंबर 2 दिया हुआ है वह गलत दिया हुआ है। और तीसरा है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है IS प्री 2012 में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा आंसर होगा 1 और 3 सही है, बाकी जो 2 है वो गलत दिया हुआ है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य दिनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को परिवर्तित करता है। यहां पर दिन लिखा गया है, 3 होगा। आपको बताना है, इस 4 ऑप्शन दिया है, 3 के अलावा कौन अधिक सूर्य ताप को परिवर्तित करता है, आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है बालू मरुस्थल, धान के फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि, प्रेयरी भूमि। आपको बताना है इनमें से इन अन्य 3 की तुलना में सबसे अधिक, 3 की तुलना में चौथा जो है वो कौन सा है जो कि अधिक सूर्यताप परिवर्तित करता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के औसत एल्बिडो, जो एल्बिडो होता है वह 30 से 35% है, जबकि सर्वाधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित भूमि जो है
75 से 95% है, तो सबसे ज्यादा 75 से 95% होगा, तो नवपात हिम जो है वह ज्यादा होगा। और जो बालू मरुस्थल है, बालू मरुस्थल का एल्बिडो जो होता है वो 20 से 30% होता है। 20 से 30% जो होता है बालू की एल्बिडो जो होता है वह 20 से 30%। एल्बिडो मतलब टेम्परेचर। और जो प्रेरी भूमि है, प्रेरी भूमि का एल्बिडो जो होता है 10 से 20% होता है। और फसल युक्त जो धान की फसल युक्त भूमि है उसका एल्बिडो होता है 3 से 15%। धान से होता है कितना? 3 से 15%। और प्रेरी भूमि से होता है 10 से 20%। और बालू मरुस्थल से 20 से 30% होता है। और नवपात हिम से आच्छादित भूमि में कितना टेम्परेचर होता है? इसका जो एल्बिडो होता है वो होता है 75 से 95%। तो कह सकते हैं इन तीनों के अलावा में जो सी है सबसे ज्यादा सूर्य का ताप को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है आईएएस प्री 2010 में पूछा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है 2 को, अब इनमें से विचार करना है कि कौन इसमें सही है और कौन गलत है। तो हमारा कथन नंबर 1 में दिया हुआ है कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक प्रतिशत अधिक है। और कथन नंबर 2 में दिया है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। इन दोनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो सागर का आकार जितना बड़ा होता है वार्षिक तापांतर उतना ही घट जाता है। अगर सागर का आकार जितना बड़ा होगा तो तापांतर उतना ही कम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो अटलांटिक महासागर है वो सागर से भी बड़ा है, महासागर है। तो ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, इसको पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा सागर है, मतलब कि महासागर है। प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में केवल आर्कटिक है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान परिसर अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो कथन 2 दिया है वो सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा केवल 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप यहां पर एक बात याद रखिए कि जहां पर सागर का आकार जितना बड़ा हो जाता है, जैसे मान लीजिए तालाब है, अब तालाब से मान लीजिए कि हम सागर में जाएंगे, सागर से महासागर में जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और भूमि पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी हो गई, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो इधर ही उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, और नीचे क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि प्योर बर्फ है। और नीचे ये हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो नीचे तक प्रशांत महासागर है, नीचे में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है दक्षिण गोलार्ध में, यहाँ पर इसलिए टेम्परेचर कम रहता है। तो हमसे पूछा गया कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान जो होता है वो अधिक होता है। तो हमारा 2 सही है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2007 में पूछा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमें केवल 2 सही होगा कि समुद्र जो सागर जितना बड़ा होगा या जितना बड़ा होगा उसका तापांतर उतना ही कम होगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल के अति परिवर्ती गैस है। ऑप्शन नंबर बी में है अधिकतम तापमान की मेखला भूमध्य रेखा के सहारे पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर सी है शीत कटिबंध उड़े गुलाल धाम में ध्रुव अमृत एवं ध्रुव के बीच उपस्थित होता है। यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
यहाँ पर होगा कि शीत कटिबंध जो अब है, शीत कटिबंध और उभय गोलार्धों में ध्रुवां वृत्त एवं ध्रुव के बीच उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ध्रुव वृत्त होगा, यहाँ पर ध्रुव अमृत लिखा गया है, यहाँ पर उड़े गुलाल लिखा गया है, तो उड़े गुलाल नहीं होगा, यहाँ पर होगा उभय गोलार्ध। तो वैसे भी सी गलत ऑप्शन टाइप हो गया है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो अधिकतम तापमान की मेखला भूमध्य रेखा के सहारे पाई जाती है, यह बात गलत है। जो तापमान की मेखला होती है भूमध्य रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है, परंतु अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें से बी, जो कि गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो उड़े गुलाल धाम लिखा है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। हम बोल रहे हैं कि क्या ऑप्शन है, मतलब कि कौन सा कथन इसमें जो सही है, वो बोल रहे हैं कि शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध तो शुरू में लिखा गया है, उसके बाद जो उभय होगा, जहाँ पर उड़े लिखा है वहां पर उभय होगा, और गुलाल की जगह गोलार्ध होगा, और उसके बाद ध्रुव अमृत लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्रुवा मवृत होगा, ध्रुवा मवृत, और ध्रुव के बीच उपस्थित है, जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि गलत है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन में बताए थे कि जो सबसे उच्चतम टेम्परेचर तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन पर। तो हमारा ऑप्शन में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2010 में पूछा गया था, यानी कि एमपीबी पीसीएस में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, सघन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण, चालन के कारण। और यह क्वेश्चन 39वीं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 में पूछा गया था। तो साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है क्योंकि विकिरण के कारण। जो विकिरण के कारण जो होता है वो मेघीय रातों में, वो मंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। तो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ जो रातें होती है वो ठंड महसूस देती है। और वास्तव में जो होता है वायुमंडल जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है, इसी के कारण साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः रहती है। जो सूर्य की फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा होती है वो प्रायः कैसी होती है, आपको बताना है। और हमारा ऑप्शन है स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है, या दोनों रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सूर्य की जो बाह्य सतह से यानी कि फोटोस्फीयर, बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, उससे निकलने वाली ऊर्जा प्रायः रहती है, क्या रहती है, यानी कि स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो सूर्य की फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चक्रवात। हम लोग चक्रवात से अगले क्लास में जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।